नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखें अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका औपचारिक स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री स्टेट गेस्ट हाउस रवाना हुए। उनका उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण यह निरीक्षण स्थगित कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर ही आपदा वीरों और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वे स्टेट गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभाग प्रमुख शामिल होंगे और पुनर्वास की रूपरेखा पर चर्चा होगी। धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अजय कोठियाल ने बताया कि रिपोर्ट में आपदा प्रभावितों को त्वरित मदद पहुंचाने, मृतकों के शव निकालने और सुरक्षित पुनर्वास की योजना पर सुझाव दिए गए हैं। साथ ही इलाके में पुनर्निर्माण की दिशा तय करने और जरूरी संसाधनों की सूची भी रिपोर्ट में शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी का ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, इसलिए इसे नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित करना भी बेहद ज़रूरी है। जो NIM के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं, उनको लेकर के मैं गया था। 4 लोगों की टीम, हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले। उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके और फिर डैमेज जो हो रखे हैं, प्रकृति के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है कि किस प्रकार से वहाँ पे सारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए हरसिल घाटी में। उसमें जो मेरा मेन फोकस रहा है वो है एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए। ये एक्शन प्लान मैंने जो केदारनाथ में जब पहले काम करे हैं उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जो लिए और जो उन एक्सपीरियंस से इम्प्रूवमेंट्स मैं समझता हूँ करने की जरूरत थी, उनको सोचते हुए, लोगों की जो जरूरतें हैं जो वहाँ पे अफेक्टेड हैं उसको सोचते हुए, प्रकृति की जो प्रॉब्लम आ रखी है, जो कि प्रकृति में जैसे हम आपदा बोल रहे हैं कि इंसान का छेड़ा हुआ असर जो होता है आपदाओं को, उनको सोचते हुए, और साथ में क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया है तो इलाका सेंसिटिव है, उसको सोचते हुए मैंने वो रिपोर्ट बनाने का एक प्रयास करा है, जिसमें मैंने फोकस दिया है सबसे पहले तो जो लोगों का डैमेज हुआ है, डैमेज में मैं ऐसी उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे वहाँ पे 8 लोग तो लोकल हैं जिनकी की डेथ हो रखी है, जिनकी बॉडी सबमर्ज हो रखी है उस मलबे में, जो मलबा हम वीडियोस में भी देखते हैं जो आया था, जिसमें सीटियां बज रही हैं पीछे से, मुखबा के लोग सीटी बजा रहे हैं उसमें। तो उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निकालने की कोशिश करने का वो एफर्ट हमारा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी है। उसके बाद में वहाँ पे जो लोगों पे असर आया है वो आया है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड उनका जो रोजगार है, वो रोजगार है वहाँ पे जो उनकी दुकानें, होटल होते थे या फिर उनके अपनी मेहनत से बनाए बगीचे थे जो कि पूरे बर्बाद हो गए। पूरे धराली के नहीं हुए हैं, लेकिन जिस जगह ये असर आया है डिजास्टर का उस जगह तो काफी ज्यादा हुआ है। फिर तीसरा, लोगों के अंदर जो एक भावना होती है ना कि इतना हमारा एक संस्कृति थी, वो सारी संस्कृति खत्म हो गई है। उस संस्कृति की जो चोट हर इंसान के लगी है, परिवारों के लगी है, उससे हम कैसे दूर वापस उनको लेकर के आ सकें। फिर उसके बाद में लोगों के अंदर चिंता है कि हम रहना भी यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन क्या ये जगह सेफ है। तो उसको भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो साइंस की जो आज तरक्की है उसके हिसाब से जो स्टडी हो, उस स्टडी में किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि साइंस बोल दे कि पूरा का पूरा इलाके खाली कर दो। तो सड़क का नुकसान, लद्दाख की नुब्रा घाटी में विज्ञानियों ने चांग मोलुंग ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का नया कारण खोज निकाला है। वीडियो हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अध्ययन में सामने आया कि यहाँ जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि ग्लेशियर के भीतर से निकलने वाला गर्म पानी इसका बड़ा कारण है। जहाँ औसत तापमान
9.21 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं स्रोत से निकलने वाला पानी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पाया गया, जिसने पिघलने की दर को कई गुना बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अध्ययन अन्य ग्लेशियरों पर भी ज़रूरी हैं और इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। किया कि कुछ पानी में बबलिंग जैसा कुछ हो रहा है, ऊपर पानी आ रहा है, पार्ट जो प्रेशर है उसका वो देखा। तो हम जब इसके पास गए तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। उसके पहले हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था कि हम इस तरह का अध्ययन करें। तो जो ग्लेशियर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, और काराकोरम तो वैसे ही जो है ज़्यादा ठंडा एरिया है, तो -20 -30 विंटर में जाता है। और जब हम यहाँ सर्वे कर रहे थे तब भी सब जीरो टेम्परेचर था, लेकिन हमने देखा कि इस पर्टिकुलर जगह का जो ग्लेशियर का स्नॉट था लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर्टिकुलर पानी का टेम्परेचर था। और मैं जियोथर्मल के फील्ड में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ, और हिमालय में जितने भी जियोथर्मल फील्ड्स में वो सारे पे मैंने अध्ययन किया है, और वो डिगेसिंग के लिए और रिसोर्स असेसमेंट सब कुछ किया। तो मैंने इसको फील्ड में ऑब्जर्वेशन के बेस पे देखा कि यहाँ जियोथर्मल स्प्रिंग है। जब हम फील्ड से वापस आए तो हमने उस पर्टिकुलर ग्लेशियर की रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अध्ययन किया। हमारे जो है साथी हैं डॉक्टर राकेश भामरी, वो भी इस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने देखा कि 1969 से और 2022 तक लगभग ये 470 मीटर पीछे ग्लेशियर, ये पर्टिकुलर ग्लेशियर गया है, बाकी के ग्लेशियर बढ़ रहे हैं और ये ग्लेशियर पीछे जा रहा है। तब हम लोगों ने इसको इस एस्पेक्ट में अध्ययन करना शुरू किया, क्या ये जियोथर्मल स्प्रिंग इसलिए रिस्पॉन्सिबल है इसके रिट्रीट के लिए। तब हमने देखा कि 2004 के पहले ये सरफेस के नीचे था, लेकिन 2004 के बाद जब ये सरफेस पे आया, जब उसने सारी ग्लेशियर वहाँ के मेल्ट कर दिए, तो हमने देखा कि इस तरह से जियोथर्मल एक्टिविटी भी ग्लेशियर के रिट्रीट होने के लिए एक कारण हो सकता है। ग्लेशियर पिघलने के अलग अलग कारण हैं। सबसे जो मेन कारण है वो है जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हो रहा है, और जो ग्लोबल एनुअल एवरेज जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से। जो हमारे सॉलिड प्रेसिपिटेशन के एरिया थे 3000 मीटर से ऊपर के, हम जनरली हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब लिक्विड प्रेसिपिटेशन हो रहा है। लिक्विड प्रेसिपिटेशन होने से ट्री लाइन आगे जा रही है और ग्लेशियर पीछे जा रहा है, सिकुड़ रहे हैं। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारा ट्री और ये सब ग्रोथ ज़्यादा होता है, और ग्लेशियर हमारे डिट्रीट होते हैं और पीछे जाते हैं। ये हमने हिमालय में देखा है। और जहाँ तक जो मेरे अध्ययन की बात है, हम लोगों ने काराकोरम में हम लोग ग्लेशियर के अध्ययन कर रहे थे, हमारी टीम को हम लीड कर रहे थे। तो हमने ये दुनिया में 3 पोल कंसीडर होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड हिमालय, काराकोरम, तिब्बत। तो इसको एक थर्ड पोल मान के हम चलते हैं। तो पूरी दुनिया में एक एनोमली है जिसको हम काराकोरम एनोमली के नाम से जानते हैं, कि सारे ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं ग्लोबली, बट ग्लेशियर कुछ ऐसे हैं जो काराकोरम में सर्ज कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, पिघल नहीं रहे हैं, और उनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है या आगे आ रहे हैं। तो उसी अध्ययन को हम लोग कर रहे थे, वहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने जियोथर्मल एक्टिविटी या गर्म जल के स्रोत के बेस पे ही अध्ययन किया कि इसकी वजह से ही ग्लेशियर पिघल रहा है, वो पर्टिकुलर ग्लेशियर जो काराकोरम में। और ऐसे कितने अनजान ग्लेशियर हैं जो पिघल रहे हैं, जिनके नीचे जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं। वो अध्ययन की ज़रूरत है हमें, आने वाले समय में हमें इस तरह का अध्ययन करना पड़ेगा। और ये अपने देश का पहला ही रिसर्च है जिसमें ये बताया गया कि किसी जियोथर्मल फील्ड की वजह से कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। काशीपुर नगर निगम ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश भर के 40 शहरों में 18वां स्थान हासिल किया है। महापौर दीपक बाली ने नगर निगम सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस उपलब्धि का श्रेय नगर की जागरूकता जनता और नगर निगम कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, लक्ष्य आने वाले वर्षों में शीर्ष 10 शहरों में स्थान पाना है। महापौर ने बताया कि काशीपुर में अब भी पुराने कचरे के ढेर, डंपिंग स्थल, धूल प्रदूषण और हरियाली की कमी जैसी चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए करोड़ों की योजना लागू की जाएंगी। काशीपुर की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम में जो हमें काशीपुर को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है, इसमें पूरी भागीदारी और पूरा सहयोग उनका मिल रहा है। और मुझे अभी काशीपुर नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठे हुए 7 महीने हुए हैं। इस 7 महीने में भी आप सभी लोगों के, सम्मानित जनता के सहयोग से हमने सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को सुधारते हुए देश के अपनी रैंकिंग में हमने 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है। और देश के अपनी रैंकिंग में ही हम देश के 20 शहरों के अंदर आ गए हैं। ये सब जन सहयोग के कारण ही हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी है जो हमने बताया है आपको कि हम
नई नई व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जो अगले दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम लगभग सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, जिससे कि हमारी देश के जो 10 शहर हैं प्रमुख, वायु प्रदूषण से मुक्त शहर हैं, उनमें हमारा नंबर आ सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर उन वीर वन कर्मियों को याद किया गया जिन्होंने वनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई, जहां 1982 से 2025 तक शहीद हुए 35 से अधिक वन कर्मियों के नाम अंकित हैं। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बुढ़ौला ने कहा कि जंगल केवल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की वजह से नहीं बल्कि इन वीरों की साहस और बलिदान से जीवित है। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और समाज से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की गई। देखिए, हर साल 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि हमारे जो वनकर्मी हैं, जो कि ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके जो कार्य रहे हैं, उनको नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे वेस्टर्न सर्किल के स्टाफ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने हमारे जो धनगढ़ी गेट पे शहीद स्मारक है, वहाँ पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई, 2 मिनट का मौन रखा गया उनकी याद में और फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक डिस्कशन किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उन्होंने जो अपनी शहादत दी है हमारे वन एवं वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे हम हर साल उनको नमन कर सकें, उनको याद रख सकें। देखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत में जो वनकर्मी हैं, जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है वन एवं वन्य जीव और पर्यावरण की प्रोटेक्शन के लिए, वो बहुत बड़ा नंबर आता है। हमारे यहाँ भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी आप जानते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्य जीवों के प्रोटेक्शन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। साथ ही जो पूरा वेस्टर्न सर्किल है, जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर पेड़ों की कटान रोकने के लिए खनन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं। पौड़ी जिला अस्पताल का शिशु वार्ड जर्जर हालत में पहुंच चुका है। बिल्डिंग नीचे से धंसने लगी है और दीवारों पर फर्श में पड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हालत इतने गंभीर हैं कि बरसात का पानी सीधे वार्ड में घुस रहा है, जिससे यहां भर्ती मासूम बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अस्पताल प्रबंधन भी चिंतित है। सीएमएस ने बताया कि लगातार बारिश के चलते बिल्डिंग प्रभावित हुई है और फिलहाल शिशु वार्ड को अस्थायी रूप से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन नई बिल्डिंग के लिए शासन से धनराशि अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। लिए भी जो हमने सोचा है कि एक हमारी जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, जो फीमेल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कि लेबर वार्ड और गायनी वार्ड सब हम अपने वहाँ पर शिफ्ट कर दें। इसके साथ साथ जो हमारा बच्चों का जो डिपार्टमेंट है, उसको भी हम वहीं पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं और इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट करी है अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो उम्मीद करते हैं कि वो 1-2 दिन में आंकलन करके हमको बता देंगे, उपलब्ध हो जाएगा और वो भी सीधा निर्माण एजेंसी के पास चला जाएगा बजट, उसके बाद कार्य स्टार्ट हो जाएगा शुरू। नैनीताल के विकास भवन सभागार भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने जिला योजना, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का समय पर व्यय सुनिश्चित करें और 100% लक्ष्य हासिल करें। सीडीओ ने कहा कि मानसून समाप्ति के बाद सभी निर्माण कार्यों की टेंडरिंग प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए और इसी माह स्थल पर कार्य प्रारंभ कर दिए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कार्य आगामी दिसंबर माह तक पूर्ण हो और अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखें। ये जो जिला योजना की बैठक थी, वो बेसिकली एक रिव्यू मीटिंग थी हमारी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रगति किस प्रकार की है और इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ये लोग अपनी प्रगति को सुधारें और जिन डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो कम थे तो उनको भी बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्शंस हुए या फिर जो बारिश थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रगति कम देखने को मिली है, जो कि हमें उम्मीद है कि जो हम लोग नेक्स्ट मंथ मीटिंग करेंगे इसमें हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी होगी। देहरादून में कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम यह ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में उत्तरकाशी, चमोली,
रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में आपदा से हुई भारी तबाही का जिक्र किया गया। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने हालिया आपदा से हुई भारी तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने, राहत कार्य में जुटे कर्मचारियों को भत्ता और बीमा उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए हिमालय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन पर जोर दिया गया। इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो आपदा आई हमारे यहाँ भीषण आपदा है उत्तराखंड में, और हमने पहले भी मांग की है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। राहत राशि के रूप में केंद्र सरकार हमें 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करे। ऊपर से हमने मांग की है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है उसकी एक यूनिट परमानेंट हमारे यहाँ रखी जाए उत्तराखंड में, और वो आने वाली आपदाओं का आकलन करे और उन पर होने वाले जो कारक हैं आपदा के उन पर रिसर्च करे। अनुसंधान के लिए हमने एक अलग से कहा है, हमने कहा हिमालयी आपदा प्राधिकरण एक बना के उत्तराखंड में, और वो निरंतर जो हमारे कारक हैं हिमालयी क्षेत्र में, पूरे राज्यों में जो हिमालय पूरी राज्य बेल्ट है उन पर वो आकलन करे, और आपदा आने वाली, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में आपदा संवेदनशील है, तो उसको हम ये कह रहे हैं कि पूरी आपदा को आप देखिए कि किन किन कारणों से वहां पर आ रही है, और उनकी खोज करें, अनुसंधान करें, और हम कैसे उसको प्लान करें विकास, हम वहाँ के लोगों को जो रहने वाले हैं उनके लिए कैसे विकास योजित हिमालय के आधार पर उसकी योजना बनाएं। ऐसी योजना के लिए हमने प्राधिकरण की मांग की है। लाल कुआं क्षेत्र में किसानों की जमीनों को बचाने के लिए करोड़ों की लागत से गोला नदी किनारे बनाए गए तटबंध और चेक डैम हाल ही की बारिश में क्षतिग्रस्त होकर बह गए। इसके साथ ही किसानों की कई एकड़ भूमि भी नदी में समा गई, जिससे ग्रामीणों में शासन प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि तटबंध मानकों के अनुसार नहीं बनाए गए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी और कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नदी में बहुत बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं तो उसका सरकार को चुगान करना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे सरकार को राजस्व भी जाता है। जब वो चुगान होगा तो पानी का बहाव पूरी नदी में समांतर रहेगा और उससे क्षेत्र में भूमि का कटाव भी कम रहेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से ये काम करें, और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें ध्यान दें, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र में बहुत मेहनत मजदूरी करके ये जमीन लोगों ने जोड़ रखी है, और वो जमीन को अपने सामने मैंने देखा परसों के एक वीडियो में, एक मकान बड़ी मुश्किल से बनाया था गरीब परिवार ने, और उसको उस घर को तोड़ के उसकी चौखट निकाल के उसकी ईंटें निकाल के वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। ये भी हमारे लिए भी बहुत सोचनीय विषय है, और हम लोग इसमें जितनी भी हम लोगों के सेवा हो सकती है हम उसमें करते हैं क्षेत्र में जाकर के। तो प्रशासन को और शासन को इसमें महत्वपूर्ण कदम उठा के जो डीएम साहब ने वन विभाग को आदेश दे रखे हैं जांच के, उसको जांच की बहुत जल्दी, क्योंकि वन विभाग पता नहीं क्यों देरी कर रहा है और इतना महत्वपूर्ण विषय है, तो डीएम साहब को जांच इसकी सौंपनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर सरकार की नीयत साफ है, उन्होंने उस क्षेत्र को बचाने के लिए तटबंध बनाए हैं या चैनलाइजेशन किया है, तो उसका लाभ क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसे तटबंध क्यों बने जो एक ही बरसात के शुरू होने में ही बह गए? ये तो बहुत गंभीर विषय है। सरकार पर प्रश्न लगता है, प्रशासन पर प्रश्न लगता है कि आखिर ऐसे तटबंध बनाए क्यों गए जिनका प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं थी। उनके अस्तित्व पर ही ऐसा संकट क्यों आ गया कि जो शुरुआत की बरसात में ही चले गए, आगे की बरसात में रोकथाम करने के बजाय वो पहले ही बरसात में बह गए। तो ऐसे से क्या होगा? अब वो एरिया पूरा बिंदुखत्ता बरेली रोड का जो इस गोला नदी के किनारे का एरिया, हर जगह जहाँ नदी जो है अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ठोकर मार रही है, वहाँ नुकसान करते जा रही है। बहुत नुकसान हो गया बिंदुखत्ता से इंदिरा नगर की तरफ, रावत नगर की तरफ, नीचे खुरिया खत्ता की तरफ, सब जगह नदी जो है अंदर की तरफ को काट रही है। अगर प्रॉपर तरीके से बचाव करके तटबंध बनाए होते समय से और अच्छे मानकों पे बने होते,
चैनलाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन उसमें ठगा किसको गया? जनता को। पैसे का दुरुपयोग किसका हुआ? जनता के पैसे का दुरुपयोग। नैनीताल जनपद में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सुराज सेवा दल ने गंभीर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि बीते कुछ महीनों में मारपीट, धमकाने और गुंडागर्दी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सुराज सेवा दल ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए तो जिले में अराजकता फैल सकती है। संगठन ने मांग की है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई हो और जनता को सुरक्षा का ठोस एहसास दिलाया जाए। बहुत लंबे समय से पूरे नैनीताल जिले में, सिर्फ हल्द्वानी नहीं, जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं या तो आप देख रहे हैं कि कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। जिस हिसाब से पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं इसकी कार्यशैली पे, या तो पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में पूरी तरीके से काम कर रही है या कहीं उसकी कार्यशैली फेल है। तो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। ये 90 का दशक जो बिहार और उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड बनता जा रहा है। हल्द्वानी में खास करके रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो हम चाहते हैं इस पर तुरंत जो है अंकुश लगे और पुलिस की कार्यशैली करने का सोचनीय विषय बनी हुई है। इस समय असामाजिक तत्व शहर में सक्रिय हो रहे हैं। इस पे हमारी सख्त नाराजगी है। पुलिस कर क्या रही है? कार्रवाई नहीं हो रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी जो है दिन प्रतिदिन अपराध कर रही है, मारपीट हो रही है। तो इसमें आम जनता ही परेशान है। तो पुलिस के जो कार्यशैली उस पर सवालिया निशान है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है शहर में जो कानून व्यवस्था हो वो सक्रिय हो। तरीके से पुलिस की गश्त कर रही है और पुलिस प्रशासन इस समय थोड़ा सा सक्रिय हो गया है। तो उससे वो लोग तो छुप जाएंगे ना, जो नशा कर रहे हैं और ओने गोने छुप गए हैं, वो तो इस समय छुपे हैं। उनको पता है कि चेकिंग चल रही है। ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू होगा तभी जो है पब्लिक को। देहरादून के गांधी पार्क पर तलवार दंपति ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उल्टी पद यात्रा निकाली। ये यात्रा देहरादून के गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक निकाली, जिसमें दिनेश तलवार व दिशा तलवार ने हाथों में पोस्टर लेकर यह यात्रा निकाली। वही दिनेश तलवार ने बताया कि ये यात्रा हम 32 वर्षों से निकाल रहे हैं। अभी तक कई राज्यों सहित विभिन्न शहरों में ये यात्रा निकाल चुके हैं। साथ ही बताया कि मेरठ में 365 दिन तक प्रधानमंत्री के नाम से वहां के डीएम को ज्ञापन देते रहे हैं। 400 शहरों में हम अपना अभियान चला चुके हैं और हमारे अधिकतर जो कार्यक्रम होते हैं देहरादून से दिल्ली के बीच में होते हैं। इसके अतिरिक्त 400 शहरों में हम उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं और जिस भी हम क्षेत्र में जाते हैं वहां के सांसद से मिलने का प्रयास करते हैं। हमने सत्ता पक्ष को, विपक्ष पक्ष को, सभी को पत्र लिखे, परंतु मुझे ये कहते हुए गर्व भी होता है और शर्मिंदगी भी होती है कि इतने पत्र लिखने के बाद आज तक किसी भी सरकार ने ना तो किसी पत्र का जवाब देना उचित समझा और ना ही हमारे कार्य की प्रशंसा की। अच्छा, तो ये कर चुके हैं उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, काफी शहरों में जा चुके हैं। वहाँ पे हम डीएम से मिलते हैं, डीसी से मिलते हैं। उनके माध्यम से हम अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देने की कोशिश करते हैं, भिजवाते हैं। और अभी तक कितने भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अभी तक हमसे उनसे कितनों से मिलने का समय मांग चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया है। हमें अब वर्तमान सरकार से, मोदी जी से उम्मीद है कि वो इस पर हमें मिलने का समय जरूर देंगे और कानून बनाएंगे कुछ ना कुछ अवश्य। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।